नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था सीओए के यूनिट फर्स्ट का। आज हम बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रजिस्टर्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रजिस्टर्स हमारे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, हमारी स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है जो 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करती है। ऐसे कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक रजिस्टर बनता है। यहाँ लिखा है जैसा, रजिस्टर आर वेरी हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू स्टोर डेटा टू एग्जीक्यूट। ये बहुत ही एक हाई स्पीड मेमोरी यूनिट होती है जो हमारा डेटा को स्टोर करने को यूज होती है और वो डेटा एग्जीक्यूट होता है बाद में। रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स। रजिस्टर जो होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप्स और गेट्स की हेल्प से बना होता है। फ्लिप फ्लॉप्स जो होता है हमारा वो डेटा को स्टोर करने को काम आता है, और गेट्स हमारा उस डेटा को फ्लो करने के लिए यूज होता है। An n-bit register has a group of n flip-flops and is capable of storing binary information of n bits। मतलब जो हमारे n-bit रजिस्टर अगर होगा इसका मतलब उसमें n flip-flops होंगे। जैसे यहाँ पे भी लिखा है 1 बिट रजिस्टर इक्वल्स टू 1 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करेगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे 1 बाइट रजिस्टर है, यानी उसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। The flip-flops hold the binary information and gates control when and how new information is transferred into register। जैसे मैंने बताया फ्लिप फ्लॉप जो है हमारी वो बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, हमारे डेटा को स्टोर करेगा, और गेट्स जो है वो ये कंट्रोल करेंगे कि डेटा कब और कैसे फ्लो होगा हमारे रजिस्टर से। ये हमारा डायग्राम है सीपीयू का। ये मेन हमारे कुछ रजिस्टर्स हैं, MAR, MDR, PC, IR। ये कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो स्पेशल काम के लिए यूज होते हैं, और ये हमारे नॉर्मल रजिस्टर्स हैं जो डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज रजिस्टर्स। ये कुछ हमारे कॉमनली यूज रजिस्टर्स हैं। एक्यूमुलेटर जो होता है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर होता है जो हर एक डिजिटल सिस्टम में आपको मिल जाएगा। एक्यूमुलेटर जैसे नाम से पता चल रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। जनरली ये 16 बिट रजिस्टर होता है। अगला हमारा होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। दिस इज यूज टू स्टोर डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट कैन बी एक्सेस्ड वाया असेंबली प्रोग्रामिंग यूज टू स्टोर डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हेल्प होता है। अब इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या होते हैं, मतलब जब हमारा डेटा प्रोसेसिंग में होता है, किसी वजह से हमें उस डेटा की प्रोसेसिंग को रोकना अगर पड़ता है, तो डेटा की जो अगेन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो वो जीरो से ना स्टार्ट करके जहाँ पे हमने उसको रोका हो वहां से स्टार्ट हो, इसलिए हम उसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह सेव कर लेते हैं। वो जहाँ हम सेव करते हैं वो हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ताकि हम जीरो से ना स्टार्ट करके फर्दर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें, और ये हमारे असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में आप माइक्रो प्रोसेसर में और डीप में पढ़ेंगे आगे। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ रजिस्टर हैं जिनका स्पेशल काम है, और ये हमारे नॉर्मल रजिस्टर्स हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करेंगे। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में ये सारे आते हैं, MAR, MBR, PC, IR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, जैसे नाम से पता चलता है हमें एड्रेसेस को स्टोर करता है। अगर हम मेमोरी से कोई डेटा ले रहे हैं वो एड्रेस के थ्रू एक्सेस हो रहा है तो हमारा वो MAR में स्टोर होगा। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर क्या होता है, बफर हम जैसे मेमोरी यूनिट से हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कंट्रोल यूनिट में उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, तो अगर कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली उस डेटा को मेमोरी यूनिट से एक्सेस करेगा तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम उसको एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं, जो क्योंकि हमारे रजिस्टर जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि रजिस्टर जो होते हैं वेरी हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट होती है। इस वजह से हम उस डेटा को पहले एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं, बफर में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए हम कंट्रोल यूनिट को देते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको स्टोर करके रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, उस डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा जो अभी करंटली एग्जीक्यूशन में है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे सारे रजिस्टर्स हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे MBR है उसमें डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, डेटा बस का यूज हो रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। लेकिन MAR जो है वो केवल एड्रेस के से डील करता है, इस वजह से ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि वो एड्रेस बस के थ्रू डील करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब हमने डेटा बस एड्रेस बस पढ़ा था कि एड्रेस बस हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है और डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। ये जो डायग्राम है और ये वाला डायग्राम है, ये आप रजिस्टर्स का क्वेश्चन है उसमें भी बना सकते हैं, और अगर आपको सीपीयू एक्सप्लेन करना है तो सीपीयू में भी ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि सीपीयू को एक तरह से एक्सटेंड करके दिखा रहा है, एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा सीपीयू का। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा प्रोसेसर क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं हम सीपीयू को ही प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर भी जो कंट्रोल यूनिट और ALU जो मेन होता है हमारा, वो मेन प्रोसेसर का काम करता है। और ये जो हमारा प्रोसेसर होता है कैसे सिस्टम बस से इंटरेक्ट करता है, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सिस्टम बस है हमारा, सिस्टम बस के अंदर कंट्रोल बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, ये सब हमारा प्रोसेसर से इंटरेक्ट कर रहा है। इसी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हर एक बस का अपना इंडिविजुअल वर्क होता है। प्रोसेसर इंडिकेट्स इट्स कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ सिस्टम वाया सिस्टम बस। सिस्टम बस के थ्रू ये पूरे सिस्टम से कनेक्शन कर पाता है।
The ALU does the actual computation or processing of data. Control unit controls the movement of data and instructions into and out of the processor and controls the operation of ALU. ALU जो हमारा होता है वो हमारा एक्चुअल जो कंप्यूटेशन होती है डेटा की, जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे हमें नाम से पता चलता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो हमारा ALU देखता है। और कंट्रोल यूनिट उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसका मूवमेंट देखता है और सारे इंस्ट्रक्शंस का इनपुट आउटपुट देखता है थ्रू द ALU। द मिनिमल इंटरनल मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड रजिस्टर्स। यहाँ पे हमें रजिस्टर्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि रजिस्टर्स में ही जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा है या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वगैरह सब हमारा स्टोर होगा। द डेटा ट्रांसफर एंड लॉजिक कंट्रोल आर इंडिकेटिंग इंक्लूडिंग एन एलिमेंट लेबल्ड इंटरनल प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के अंदर भी हमें एक इंटरनल प्रोसेसर की हेल्प चाहिए होती है, जो प्रोसेसर के अंदर कई सारी वर्किंग होती है, उस पूरी वर्किंग को हैंडल करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटरनल प्रोसेसर है हमारा, ये रजिस्टर्स से इंटरेक्ट करेगा, इससे डेटा लेके आएगा, वो जो हमारा डेटा होगा वो यहाँ पे ALU में इंटरेक्ट होगा हमारा। ALU के अंदर जैसे यहाँ स्टेटस फ्लैग्स हैं, शिफ्टर है, कॉम्प्लीमेंटर है, और ये हमारे अरिथमेटिक और बुलियन लॉजिक्स हैं। ये सारे जो डेटा है वो कंट्रोल पाथ के थ्रू कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल किया जाएंगे। पूरा प्रोसेसिंग ये कंट्रोल पाथ के थ्रू होती है। This element is needed to transfer data between various registers and ALU because the ALU in fact operates only on data in internal processor memory। हमें इस एलिमेंट की नीड होती है क्योंकि हमें रजिस्टर से और पूरे ALU से आपस में इंटरकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होता है। एक कॉमन डेटा पास के थ्रू ये जितने भी मेजर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक हिंट मैंने लिखी है कि ALU के बारे में, जैसे ये जो भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा है वो कंट्रोल यूनिट और ALU के बारे में ही था क्योंकि ये प्रोसेसर का पार्ट होते हैं। तो ALU के बारे में या कंट्रोल यूनिट के बारे में आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है या आगे हम लोग भी कंट्रोल ALU के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन CAO? When we are using multiple general purpose register instead of a single accumulator register in CPU organization, this type of organization is known as general register based CPU organization। मतलब जब हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज करते हैं एक्यूमुलेटर की जगह, तब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम कई सारे एड्रेस फील्ड्स का यूज करते हैं। ये एड्रेस फील्ड्स क्या होती हैं? ये हमारी मेमोरी की लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा डेटा टेम्परेरीली स्टोर होगा और प्रोसेसिंग के बाद इसको परमानेंट मेमोरी में हम सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एड्रेस फील्ड्स का यूज हो रहा है। ये एक असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 और R3 को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर रहे हैं। तो एक असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन कोड है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं केवल 2 एड्रेस फील्ड्स का यूज करके, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम R1 और R2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वापस से R1 में ही स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 एड्रेस फील्ड्स का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा 2 ही एड्रेस फील्ड्स में काम चल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन? Stack is a storage structure that stores information in such a way that the last item stored is the first item retrieved। अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? स्टैक से जैसे हमें पता चलता है, स्टैक होता है किसी चीज का ढेर। जैसे मान लीजिए ये हमारा बुक्स का एक स्टैक है, इसमें हमने बुक रखी हुई है, सबसे पहले फर्स्ट बुक रखी, सेकंड बुक रखी, थर्ड बुक रखी। अब हम इस पर्टिकुलर शेल्फ से इस बुक को निकालना चाहते हैं, तो हमने जो लास्ट में बुक रखी थी वो हमारी टॉप पे आ जाएगी। अब इसी को जब हम निकालेंगे, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे पॉप, और जब रख रहे होंगे इसको कहेंगे पुश। तो यहाँ पे जो ये वर्किंग हो रही है, जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो इंसर्ट जब होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट होगा रिट्रीव होने वाला। इस वजह से कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट एलिमेंट हमारा इंसर्टेड होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा रिट्रीव होने वाला। हम डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, उससे पहले हमें ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनको एम्प्टी करना हो। फिर इसमें एक स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। The stack in digital computer is a group of memory location with the registers that hold the address of top element। जैसे मैंने बताया, हमेशा ये टॉप एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। This register that hold the address of top element of the stack is called stack pointer। इस पर्टिकुलर पॉइंटर को जो टॉप एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है उसको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। जैसे हमारा डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये हमारा स्टैक वाला पार्ट है, इतना पोर्शन, और ये हमारा स्टैक पॉइंटर है जो टॉप एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये हमारे नीचे वाले एलिमेंट्स के एड्रेसेस हैं। अब स्टैक में 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पुश ऑपरेशन, और उस आइटम को रिट्रीव कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पॉप ऑपरेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक 2 तरह से हो सकता है, रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। अब रजिस्टर स्टैक क्या होते हैं? रजिस्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। A stack can be organized as a collection of finite number of registers that are used to store temporary information during the execution of program। यानी हम रजिस्टर्स असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए रजिस्टर नंबर 1 हो गया हमारा, रजिस्टर नंबर 2 हो गया, रजिस्टर नंबर 3 हो गया, ऐसे करके हम कई सारे रजिस्टर्स असाइन कर सकते हैं जो इंडिविजुअल ऑपरेशन करेंगे और टेम्परेरी डेटा हमारा स्टोर करेंगे।
और सेकंड इम्प्लीमेंटेशन हमारा हो सकता है मेमोरी स्टैक। द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी अटैच टू सीपीयू। हम रैम का यूज करके भी अपना स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। ये हमें सर्टेन पोर्शन ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देता है जिसको हम एज अ स्टैक यूज कर पाएंगे, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टैक पॉइंटर। द स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टैक इज स्पेसिफाइड बाय प्रोसेसर रजिस्टर एज स्टैक पॉइंटर। जो हमारा जैसे यहाँ पे टॉप एलिमेंट जो होता है वो हमारा स्टैक पॉइंटर से रिप्रेजेंट होता है। अगर हमें रैम का मेमोरी ब्लॉक उठ के मिल रहा है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो स्टैक पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस एड्रेसिंग मोड्स विद डायग्राम। एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड डिफरेंट वे फॉर एक्सेसिंग एन एड्रेस टू अ गिवन डेटा टू अ प्रोसेसर। एड्रेसिंग मोड अब हमारा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर गिवन डेटा को उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने का डिफरेंट वेज को हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। अपने प्रोसेसर में हम किसी डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ऑपरेंड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इन सारे वेज को हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। ऑपरेटर्स डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन, ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर सर्टेन डेटा ऑन विच इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। हर एक इंस्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कोई प्रोसेसिंग करने के लिए। उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए जो लोकेशन होगी उसकी जो हम पॉइंटर यूज करेंगे, जो उसके एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, उस सारे मेथड्स को कहते हैं हम एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारा मेन फोकस जो करेगा वो हमारा डेटा पे करेगा, ये हमारा मेन फोकस इंस्ट्रक्शन में करेगा। इसमें भी दो टाइप्स के होंगे, रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग मोड, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इसमें केवल एक तरह का होता है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये केवल इंस्ट्रक्शन में फोकस करता है। अब कई सारी टेक्निक्स होती हैं एड्रेसिंग मोड में, जैसे हमारी मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इमीडिएट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अब क्या होता है, in direct addressing mode address is given in this instruction and the data is available in the memory location which is provided in instruction. We will move the data in desired location. अब इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस प्रोवाइड होगा। हमें यहाँ पे ऑपरेंड देखिए डायरेक्टली प्रोवाइड हो रहा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इससे क्या होता है, सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू डेटा और नो एडिशनल कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन एडिशनल नहीं करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर डेटा को मेमोरी में सर्च करने के लिए, क्योंकि जो हमें एड्रेस है वो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का अपोजिट होगा। इसमें डायरेक्ट हमें ऑपरेंड ना देके एक पॉइंटर का एड्रेस दिया जाएगा जो पॉइंट आउट कर रहा होगा ऑपरेंड के थ्रू, तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। In this mode, the address field of instruction given the address where the effective address is stored in memory. This slows down the execution as this include multiple memory lookup to find the operand. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑपरेशन उसको करने पड़ रहे हैं, कई सारे लुकअप्स करने पड़ रहे हैं, तब वो डायरेक्ट ऑपरेंड पे पहुंच रहा है, और यहाँ पे केवल दो ही लुकअप्स में वो डायरेक्ट ऑपरेंड तक पहुंच गया था। तीसरा हमारा होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड डायरेक्ट डेटा इज गिवन इन ऑपरेंड विच मूव द डेटा इन एक्यूमुलेटर। इट इज वेरी फास्ट। इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह ना देके हमारा डायरेक्ट डेटा ही दे रखा होगा। इसको कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे नाम से पता चल रहा है इमीडिएट हमें डेटा जो है वो मिल गया, इस वजह से ये बहुत फास्ट होता है। तीनों से सबसे ज्यादा फास्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा हमारा। ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है, डायरेक्ट हमें डेटा मिल रहा है, उसको हमने प्रोसेसर में रखा और सीपीयू से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला हमारा होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा की जो कंटेंट की वैल्यू होगी उसको हटा के हम उसका इंडेक्सिंग कर देंगे। और इंडेक्सिंग हमें हमेशा याद रखना है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंडेक्सिंग जो है ए से शुरू होती है। यहाँ पे हमने देखो ये हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग ऑपरेंड है और यहाँ से हमने इंडेक्सिंग कर दी उस पर्टिकुलर वैल्यू की। अब यहाँ सीपीयू जो है हमारा रजिस्टर से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बाकी सब जो है वो नॉर्मल एड्रेसिंग है। अगला हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। द इफेक्टिव एड्रेस मोड इज डिटरमाइंड बाय इंडेक्स मोड बाय यूजिंग प्रोग्राम काउंटर इंस्टेड ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अगर हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स की जगह प्रोग्राम काउंटर्स का यूज कर रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहते हैं।